हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ये प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में हम देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इसमें जैसे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में हम देखेंगे। अब ऐतिहासिक काल के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसमें पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें भी हम सबसे पहले हम पुरापाषाण काल की अगर बात करते हैं तो पुरापाषाण काल में भी हम सबसे पहले करेंगे निम्न पुरापाषाण काल के बारे में बात करेंगे। ये 6 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व तक जो पुरापाषाण काल है, इसमें जो निम्न पुरापाषाण काल है इसके बारे में देखेंगे। देन इसके बारे में हम उसके बाद में अगर मध्यपाषाण काल की हम बात करते हैं तो मध्यपाषाण काल जो मध्य पुरापाषाण काल है ये 1.5 लाख ईस्वी से जो 35,000 ईस्वी पूर्व तक ये जो माना जाता है। देन इसके बाद में जो उच्च पुरापाषाण काल है ये 35,000 से 1,000 वो 10,000 ईस्वी पूर्व तक ये माना जाता है। तो इसके बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। जब तक आप साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम पलवरम की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। और हस्त कुठार की बात करते हैं तो ये इसके बाद में हम जो आकेटक और जो खाद्य संक्रांत थे और इसमें जो ये जो आपको आगे इनकी देखने को मिलेगा। तो इनके जो जैसे अतिरंपकम जो कि तमिलनाडु में है, और अधनौरा जो कि ये मानव खोपड़ी, और भीमबेटका जैसी ये जो भीमबेटका जैसी जो माँ संरचना मिली है ये शैल चित्र की है एक तरह से। तो हम सबसे पहले देखेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। तो इसमें अगर हम 1,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व तक के अगर बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम जो मानव के रूप में जो तो इसमें आकेटक, खाद्य संग्रह और पशुपालन इसमें हम देखते हैं। तो इसमें तो पालतू कुत्ता हमें देखने को मिलता है जो कि मनुष्य के साथ में ये कुत्ते की अस्थियां भी मिलती है। देन इसके बाद में अगर औजार की बात करते हैं तो माइक्रोलिथ जो कि सूक्ष्म पत्थरों के औजार मिलने के इसमें हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हम मध्य पाषाण काल में अगर बात करते हैं तो इसमें जो औजारों की हम बात करते हैं तो इसमें जो माइक्रोलिथ जिसमें हम कह सकते हैं जो सूक्ष्म जो छोटे पत्थरों के जो औजार मिले हैं उनके बारे में अगर स्थल की बात करते हैं तो चौपानी मंडो जो कि इसमें ये इलाहाबाद में है, जो कि इसमें मृत भांड भी हमें इसमें प्राप्त हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं सराय नाहर जो कि प्रतापगढ़ में है, इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें जो पशुओं की अधजली हड्डियां भी इसमें हमें प्राप्त हुई है। देन इसके बाद में हम आग का प्रयोग के बारे में अगर देखते हैं तो आग के प्रयोग में हम देखते हैं इसमें आदमगढ़, इसमें पशुपालक के साक्ष्य भी मिले हैं जो कि होशंगाबाद में है। और भीमबेटका जो कि चित्रकला के इसमें हमें साक्ष्य मिले हैं। तो भीमबेटका से हम कह सकते हैं कि भीमबेटका है उसमें हमें चित्रकला के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और जो हम कह सकते हैं कि जो आग का प्रयोग हुआ है ये मध्य पाषाण काल में ही है हमें। देन इसके बाद में हम नवपाषाण काल के बारे में बात करेंगे। नवपाषाण काल के बारे में अगर बात करते हैं तो ये 4,000 ईस्वी पूर्व से ये 1,000 ईस्वी पूर्व तक के बारे में हम मतलब ये नवपाषाण काल माना जाता है। इसमें अगर बात करते हैं तो ये आकेटक, पशुपालन और कृषि इसमें तीनों के हमें ये साक्ष्य मिलते हैं। औजार की अगर बात करते हैं तो इसमें जो पॉलिस्टार पत्थर थे उनके द्वारा ये औजार का निर्माण करते थे।
देन इसके बाद में अगर स्थल की बात करते हैं तो इसमें जो मेहरगढ़ है, जो कि इसमें जो रागी के साक्ष्य हैं, जो कि वर्तमान में अगर देखते हैं तो मेहरगढ़ है ये पाकिस्तान में है। और कौल्डी हवा सेकंड की अगर बात करते हैं तो कौल्डी हवा जो कि ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी, इसमें हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। विशेषताएं अगर बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी विशेषता रही है कृषि में देखते हैं तो कृषि में सबसे पहले देखते हैं हम संपत्ति की अवधारणा, जो कि फसल, जो कि ये स्थायी निवास के इसमें भी हमें साक्ष्य मिले हैं। दैर इसके बाद में स्थायी निवास का साक्ष्य की अगर बात करते हैं तो बोज्रहोम जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसमें हमें गर्तावास। दैर इसके बाद में अगर बात करते हैं तो इसमें समुदाय जो कम्युनिटी की अवधारणा के देखते हैं तो इसमें राजनीति की शुरुआत की गई। तो नवपाषाण काल में किसकी, तो इसमें अगर हम इसके बारे में देखते हैं तो पहिए का आविष्कार, तो पहिए का आविष्कार भी कब माना जाता है, तो पहिए का आविष्कार भी जो 4000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक के जो काल में ही पहिए का आविष्कार माना जाता है। इसमें जो कृषि तकनीकों का विकास एवं मृत भांडों का इसमें क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। इसके बाद में हम आगे अगर बात करते हैं तो ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के बारे में देखते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता जो कि 2350 से 1750 बीसी, इसके बाद में हम आहार या वनाश सभ्यता जो कि 2100 से लेकर ये 1700, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो सिंधु या सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तीनों में ये देखने को मिलती है। आहार या वनाश सभ्यता देखते हैं तो ये राजस्थान में ही देखने को मिलती है। और मालवा संस्कृति जो कि 1500 से लेकर 1200 बीसी जो कि मध्य प्रदेश में हमें, और जोरवे सभ्यता की बात करते हैं तो ये 1400 से 700 बीसी जो कि ये महाराष्ट्र में हमें देखने को इसके ते है। अब सिंधु सभ्यता की अगर बात करते हैं तो हम इसमें पृष्ठभूमि, उद्भव और इसका विस्तार, नगर नियोजन, राजनीतिक एवं आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाएं, धार्मिक, शिक्षा एवं इसकी जो पतन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि की अगर बात करते हैं हम तो सबसे पहले देखेंगे हम पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं तो पृष्ठभूमि में सबसे पहले 1861 में जो कनिंगम हम कह सकते हैं एक तरह से जो पुरातत्व का जनक माना जाता था, कनिंगम। इसकी अगर बात करते हैं तो ये भारतीय पुरातत्व विभाग की इसके द्वारा की गई है, स्थापना की गई है। देन इसके बाद में हम 1921 में अगर बात करते हैं तो जॉन मार्शल के द्वारा जो पुरातत्व के इसमें निर्देशन दिए गए हैं। और दयाराम साहनी के द्वारा हम अगर बात करते हैं तो दयाराम साहनी के द्वारा जो हड़प्पा की इसमें खोज की गई है। इसके बाद में हम 1922 में अगर बात करते हैं तो 1922 में मोहनजोदड़ो की जो कि राखलदास बनर्जी के द्वारा खोज की गई थी। तो हम कह सकते हैं तो पुरातत्व का जनक इसमें जो है कौन है, कनिंगम। और भारतीय पुरातत्व विभाग की इस स्थापना कब की गई है, ये 1861 में की गई है। अगर बात करते हैं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हड़प्पा की खोज किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो की अगर आपसे बात करते हैं तो कब की गई है, अगर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज कब की गई है तो ये 1921 में ये की गई है। और मोहनजोदड़ो की अगर आपसे बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में इसकी खोज की गई है। देन इसके बाद में हम उद्भव का सिद्धांत के बारे में अगर बात करते हैं तो उद्भव के सिद्धांत के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं उद्भव के सिद्धांत के बारे में, जो विदेशी उत्पत्ति के मत मिलते हैं और देशी उत्पत्ति के हमें इसमें मत मिलते हैं। तो सबसे पहले हम विदेशी उत्पत्ति के मत के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें जो गार्डन चार्ट जो कि मार्टिन व्हीलर, जॉन मार्शल के अनुसार सुमेरियन
जो कि जो मेसोपोटामिया के है, जो कि सभ्यता की इसमें उत्पत्ति, और इसमें नगरीय सभ्यता यानी दोनों ही हैं, और कच्चों और पक्की ईंटों का इसमें प्रयोग किया गया है। दोनों जगह के हम बात करते हैं तो इसमें लिपि का प्रयोग किया गया है। तांबे और काले का इसमें उपयोग किया गया है। तांबे और कांसे दोनों का इसमें प्रयोग किया गया है, यानी विदेशी उत्पत्ति के मत में अगर बात करते हैं तो देशी उत्पत्ति के बारे में अगर बात करते हैं तो ये डीपी अग्रवाल और रंगनाथ राव, इनके अनुसार अगर सिंधु सभ्यता का उद्भव है वो कब हुआ माना जाता है, नवपाषाण काल वस्तुओं से हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का उद्भव नवपाषाण कालीन वस्तुओं के द्वारा हुआ है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये डीपी अग्रवाल और रंगनाथ राव के द्वारा कहा गया है। सिंधु सभ्यता में अगर उत्कृष्ट और नगरीय सभ्यता है, जबकि और नहीं है, अन्य में नहीं है। और अगर हम बात करते हैं तो स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है देशी उत्पत्ति के मत पर अगर बात करते हैं, और ज़्यादा पक्की ईंटों का इसमें प्रयोग किया गया है। जबकि हम विदेशी में देखते हैं तो कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का इसमें प्रयोग किया गया है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो सड़कें होती है वो समकोण पर मिलती थी, और जबकि हम बात करते हैं तो इसमें लिपि में अंतर पाया गया देशी। अब हम अगर बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता का हम विस्तार के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो सिंधु सभ्यता का विस्तार के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम तो इसके विस्तार के बारे में देखते हैं। तो इसकी आकृति या फिर हम साइज के बारे में अगर देखते हैं तो ये ट्रायंगल है, मतलब त्रिभुजाकार हम कह सकते हैं। इसके क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि गेंडा, जो कि चेनाब, मेरठ, आलमपुर, और जो कि अगर हम बात करते हैं इधर को दारक, और हम देम्पावार, जो कि प्रवरा नदी पर तक इसका जो विस्तार माना जाता है। अगर हम देश की अगर बात करते हैं इसमें तो अफगानिस्तान, इसमें मुंडीगौफ और सोर्तगोई दो स्थान हैं। और पाकिस्तान में अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान में सिंध, और सिंध में अगर बात करते हैं तो इसमें मोहनजोदड़ो, चंद्रदड़ो और आगरी और कोट दीजी, इसमें ये स्थान पड़ते हैं। बलूचिस्तान की अगर बात करते हैं तो इसमें सुतकांगडोर, मेहरगढ़, कवेरा, हरी, राना, गुड़ई। और पंजाब में अगर बात करते हैं तो पंजाब में हड़प्पा देरा, इस्लामाबाद और रत्नारदेरी और जलीलपुर, इसमें ये स्थान पर इसका विस्तार माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता का अगर बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता का अगर विस्तार की बात करते हैं तो ये ट्रायंगाकार है, जो कि हम त्रिभुजाकार कह सकते हैं, और 20 लाख इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल माना जाता है। कौन कौन से देश में अगर ये है तो अफगानिस्तान में है। इसमें दो स्थान है अफगानिस्तान में, मुंडीगौफ और सौर्तगोई। पाकिस्तान में अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान में सिंध में अगर बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो, चंद्रदड़ो और आगरी और कोटदीजी, इसमें 4 स्थान ये पड़ते हैं। और बलूचिस्तान की बात करते हैं तो इसमें सुतकांगडोर, मेहरगढ़, पेराधरी और राना गुड़ई। पंजाब में अगर बात करते हैं तो हड़प्पा, देरा, इस्लामाबाद, और अगर बात करते हैं तो हेमांदेरी और जलीलपुर, इसमें ये आदि स्थान पड़ते हैं। अब हम देखेंगे जो भारत है, भारत में कौन कौन से ये जगह पर इनका विस्तार पाया जाता है सिंधु नदी का। तो भारत में सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में मांडा पड़ता है। पंजाब में अगर बात करते हैं तो पंजाब में रोपड़, संगोल और बाड़ा, ये 3 स्थान हैं। और अगर हरियाणा के बारे में बात करते हैं तो हरियाणा में बनावली,
राखीगढ़ी और गीताघाट। राजस्थान में अगर बात करते हैं तो राजस्थान में कालीबंगा है। गुजरात में अगर बात करते हैं तो लोथल, रंगपुर, धौलावीरा और सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा है। तो अब भारत में अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में मांडा है, और पंजाब में अगर बात करते हैं तो पंजाब में रोपड़, संगोल, बाड़ा, और हरियाणा में अगर बात करते हैं तो वनावली, राखीगढ़ी और मेधादल, और राजस्थान में अगर बात करते हैं तो राजस्थान में कालीबंगा पड़ती है। गुजरात में अगर बात करते हैं तो लोथल, रंगपुर, धौलावीरा और सुरकोटड़ा। देन इसके बाद में हम बात करेंगे हड़प्पा जो सभ्यता की नगर नियोजन किस प्रकार से, इसे जो नगर नियोजन की व्यवस्था है वो किस प्रकार से इसमें देखने को मिली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन। तो इसमें एक तो हमें नगरीय सभ्यता और पकी हुई ईंटों का इसमें प्रयोग किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं तो इसमें अब हम इसमें बात करते हैं तो इस प्रकार से इसमें ये हमें देखते मिलते हैं। तो ये चपरासी है, और जो कि ये पश्चिमी टीला, इसमें शासक वर्ग और अमीर वर्ग दोनों इसमें हैं। अब पूर्वी टीले की अगर बात करते हैं तो इसमें निचला नगर और जन साधन इसमें। धौलावीरा की अगर बात करते हैं तो धौलावीरा में इस प्रकार से इसमें जो पश्चिमी है, मध्य और पूर्वी, इस प्रकार से इसमें चंद दड़ों में खाली इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। लोथल की अगर बात करते हैं तो लोथल में भी इस प्रकार से ये संरचना मिलती है नगर नियोजन की। तो इस प्रकार से ये नगर नियोजन। अब हम बात करेंगे अगर नगर संरचना की बात करते हैं तो इसमें अगर सड़क की बात करते हैं सबसे पहले, तो नगर संरचना में सड़क की अगर बात करते हैं तो सड़क है तो कैसी है, वो कच्ची ईंटों के द्वारा बनाई गई है। मोहनजोदड़ो में अगर बात करते हैं सड़क की तो सबसे पहले देखते हैं मोहनजोदड़ो में तो पक्की ईंटों से निर्मित सड़क हमें देखने को मिली है। सड़कें ग्रिड पद्धति पर बनाई गई है। अब हम देखते हैं तो इसमें घरों के दरवाजे की अगर बात करते हैं तो गलियों की ओर खुलते हैं। जिस प्रकार से ये गली है, इस प्रकार से जो घर होते हैं इनके जो दरवाजे होते हैं इस प्रकार से ये किस प्रकार से खिले मिले होते हैं, ये गली की ओर खुले होते हैं। और अब्बाद की अगर बात करते हैं तो अब्बाद देखते हैं तो लोथल में जो घरों के दरवाजे हैं वो किस प्रकार खुलते हैं, जो मुख्य सड़क होती है, जिस प्रकार से मुख्य सड़क होती है तो इस प्रकार से इधर के यहाँ पर ये खुलते हैं, जबकि घरों के दरवाजे गलियों की ओर खुलते हैं। तो अब्बाद है। तो आपसे अब्बाद के अगर पूछते हैं तो इसमें लोथल एक अब्बाद हो जाएगा। अब हम घर की बात करते हैं तो घर किस प्रकार से हमें निर्मित मिले हैं। तो घरों की अगर बात करते हैं तो इसमें पक्की ईंटों का से निर्मित घर प्राप्त हुए हैं। अब बात देखते हैं तो अब बात है कालीबंगा। तो कालीबंगा में जिस प्रकार से हम कह सकते हैं फिर अपवाद के रूप में, तो कालीबंगा में हमें जो कच्ची ईंटों के द्वारा निर्मित घर प्राप्त हुए हैं। इसमें हमारा तीसरे नंबर के अगर संरचना के बारे में बात करते हैं तो विशाल स्नानागार। तो इसमें जो बड़े बड़े नहाने के जो कह सकते हैं, जो हमें वर्तमान में जो स्विमिंग पूल इस प्रकार से वहाँ पर विशाल जो नहाने के लिए जो स्नानागार मिले हैं, और विशाल अन्नागार भी इसमें हमें देखने को मिले हैं। अब हम देखते हैं आपको हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। हम तो इसमें हड़प्पा सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी, हम कह सकते हैं। तो विकसित नगरीय सभ्यता थी जिसमें नगरों का विभाजन पूर्वी एवं पश्चिमी, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी भाग में होता था। पश्चिमी भाग को ही हम गढ़ी या फिर दुर्ग कहा जाता था। आपसे पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी या दुर्ग किसे कहा जाता था, तो पश्चिमी भाग को गढ़ी या दुर्ग कहा जाता था, जो कि एक सुरक्षा प्राचीर होती थी, जो कि ये किस प्रकार से काम करती थी, ये सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन का काम करती थी, और ये सुरक्षा यानी दीवार से घिरा होता था। संभवतः गढ़ी में अचानक गढ़ी में शासक वर्ग या अमीर वर्ग निवास करता था। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करते हैं तो इसमें शासक वर्ग और अमीर वर्ग ही निवास करता था।
इसके बाद में हम पूर्वी टीलों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं पूर्वी टीले को हम जैसे निचला नगर कहा जाता था। पूर्वी टीले को आपने इस प्रकार से ऊपर देखा था, नगर नियोजन हमने ऊपर देखा था, तो उसमें पूर्वी टीले है उसको निचला नगर कहा जाता था, जहाँ पर सामान्य जन निवास करते थे। किंतु धोलावीरा नगर में विभाजन 3 भागों में दिखाई पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें प्राय कच्ची होती थी, किंतु मोहनजोदड़ो में किस प्रकार सड़कें मिली है, तो पक्की सड़कें का निर्माण मिला है। के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें ग्रिड पद्धति पर बनाई जाती थी। ग्रिड पद्धति हम कह सकते हैं इस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से जो ईंटें बनी होती है, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं इस प्रकार से ईंट होती है, तो ये इस प्रकार से दूसरी ईंट इसमें फंस जाती थी, जो कि एक दूसरे के समकोण पर मिलती थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। देन इसके बाद में हम देखते थे तो समकोण पर ही काटती थी। घरों की संरचना प्राय अलग अलग नगरों में अलग अलग होती दिखाई देती थी। हालांकि नगरों में मकानों के द्वारा मुख्य सड़क की ओर खुलकर गली में खुलते थे, ताकि दुर्घटना, गंदगी आदि से बचा जा सके। अब बात स्वरूप देखते हैं तो लोथल में घरों के दरवाजे हैं जो मुख्य सड़क पर खुलते थे। मकान की पक्की ईंटों के बनाए जाते हैं, किंतु कालीबंगा में कच्ची ईंटों का निर्माण किया गया। हड़प्पाकालीन नगरों में जल निकासी के लिए व्यवस्था उत्तम थी। प्रत्येक घर में निकालने के लिए जो नालियों के माध्यम से बड़े नालों में जोड़ दिया जाता था, जो कि तथ्य स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नाली पत्थर से ढकी हुई होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग जल संरक्षण से भी परिचित थे। सभी घरों में कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा धोलावीरा में जलाशय साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। इन्हें ईंटों के चबूतरों पर बनाया तथा इनकी जो प्रयोग है अन्न भंडारण के लिए किया जाता था। यानी विशाल अन्नागार मिले हैं और जो कि इसमें अन्न को हम भंडारण या स्टोर कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो की अगर बात करते हैं तो विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, जिसके निर्माण में पकी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के समय स्नान के लिए किया जाता था। अब हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था, जिसको आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।